नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस में। दोस्तों, आज दूसरे दिन में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। दोस्तों, ये किस पार्ट से लिया गया है? ये लिया गया है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 12 से 35 तक के आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। दोस्तों, इन राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया है? आइए कुछ इनका जो फीचर्स हैं उनको जानते हैं। ये कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। मीन्स भारत लोकतंत्र की आधारशिला क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। और ये जो राइट्स हैं वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो और दूसरे राइट्स का होना उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ये अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को उसके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पोटेंशियल को गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, यानी बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमता को प्राप्त करने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ ये तो चलो अपनी इंडिविजुअल की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए हो गया, और साथ साथ यदि कोई गवर्नमेंट है, कोई रूल बना रही है, तो अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो वो क्या करेगी? अपनी मर्जी से लॉ बनाएगी। तो उसी लॉज को वो मान लिया, मतलब प्रिवेंट करता है ये एफआर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को आर्बिट्री लॉज बनाने से प्रिवेंट करता है। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमारे पास यदि हम डिवाइड करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। दोस्तों, यहाँ फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षात्मक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 to 18 में आता है। इसी तरह राइट टू फ्रीडम, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो 19 से 22 में आता है। और जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है वो 23 and 24 में आता है। और कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 से 30 तक आते हैं। और जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं आर्टिकल 32 to 35 तक आते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया जो डिवीजन है, जो कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं और क्यों इन्हें फंडामेंटल कहा जाता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं कि इनको अब हम एक्चुअली 14 से 18 आर्टिकल में क्या है, 19 से 20 में क्या है, आइए इनको डिटेल में जानते हैं और उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि ये आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 to 18 जो इक्वालिटी की बात करते हैं, यानी समानता की बात करते हैं। तो देखते हैं किस किस रूप में इस समानता इसमें रिफ्लेक्ट होती है। जैसे आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट डिनाई नहीं करता इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। ये दो चीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता। मीन्स लॉ जो होंगे वो सभी के लिए बराबर होंगे, इसका कहने का मतलब ये है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ मीन्स सभी के लिए, मतलब इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करेंगे। मीन्स इक्वल्स आर ट्रीटेड अलाइक, मतलब सभी इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करना होगा। मतलब समान कैपेसिटी वाले लोगों को समान ट्रीट करना पड़ेगा। मीन्स ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ स्टेट से, मतलब स्टेट को एम्पावर कर रही है कि वो
भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भीतर राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी स्टेट को ये प्रोवाइड करने के लिए अलाउ कर रही है, ठीक है। इसी तरह आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी जो राज्य यानी गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडियन सिटीजन को इन आधारों पर, मतलब धर्म के, जाति के, लिंग के, जन्मस्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। तो ये हो गया आर्टिकल 15। और आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो इसमें लिखा है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स टू रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। मीन्स इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगी, स्टेट उसमें कोई उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, सभी को अपॉर्चुनिटी बराबर देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें हम कहीं पे कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे स्टेट कंडीशन रख देता है। जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने देखा होगा कि रेजिडेंस को एक कंडीशन रख देता है, क्योंकि रेजिडेंस की क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। लेकिन ये क्या है, ये एक सर्टेन एक्सेप्शन है। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्चुअली अगर बात की जाए, जो भी ये लॉज हैं ये एब्सोल्यूट आर्टिकल नहीं है, सिवाय आर्टिकल 17 के। आर्टिकल 17 जो है वो एक एब्सोल्यूट आर्टिकल है, जो कि बोलता है अनटचेबिलिटी के बारे में। एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो और दूसरे जो भी आर्टिकल 17 को छोड़कर जो भी ये राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो इनमें क्या है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ इक्वल प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो इसलिए दे आर सर्टेन एक्सेप्शन टू ऑल दीज, राइट। तो चलो आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 18 क्या बोलता है? आर्टिकल 18 बोलता है कोई उपाधि नहीं, मीन्स हम कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, सैन्य या शैक्षणिक भेद को छोड़कर। मीन्स यदि आपको कोई मिलिट्री अवार्ड मिला हुआ है, जैसे परमवीर चक्र, और एकेडमी का जैसे डिस्टिंक्शन होते हैं, डॉक्टर्स लगाते हैं, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो, ये अपने नाम के आगे टाइटल यूज़ कर सकते हो। लेकिन यदि कोई अवार्ड है जैसे भारत रत्न, ये अवार्ड आप अपने टाइटल नाम के आगे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या है, ये डेकोरेशन है। इसलिए एक्चुअली ये डेकोरेशन है और इन्हें अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये आर्टिकल 18 में था। और चलो आगे चलते हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 क्या? आर्टिकल 19 तो जो हमारा 22 है वो किसकी बात करता है? राइट टू फ्रीडम की बात करता है, राइट टू फ्रीडम की बात। तो देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या। आर्टिकल एक्चुअली 19 में ये 1 2 3 4 5 6 राइट्स हैं एक्चुअली। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये सर्टेन आर्टिकल 19 के अंदर ही 6 हमारे ये राइट्स हैं अलग अलग। हालांकि इसमें एक राइट्स और था, लेकिन वो क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। फंडामेंटल राइट्स से राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट्स था वो यहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। उसको लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो आर्टिकल जो 19 कहता है, तो वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, असेंबल पीसफुली यानी विदाउट आर्म, आप असेंबल हो सकते हो, एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हो, जैसे हम ट्रेड यूनियन बनाते हैं तो एसोसिएशन बनाते हैं, तो उस चीज़ का हमको राइट है। मूव फ्रीली, हम थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, हम किसी भी
मतलब अपनी इंडिया की टेरिटरी में मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। हालांकि इसके कुछ मतलब कुछ एक्सेप्शन भी हैं, क्योंकि मैं बोला था कि जो आर्टिकल 17 को छोड़कर कोई भी आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसलिए यहाँ जैसे ये हो गया टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। जी है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। दोस्तों ये है आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम के बारे में बात करता है। अब चलते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। आर्टिकल 20 कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। ये कहता है कि यदि आपने कोई क्राइम किया, यदि ये क्राइम है और ये मतलब ये आपको कन्विक्टेड है, यदि ये क्राइम कन्विक्ट हो चुका है, तभी आपको क्या मतलब कन्विक्शन होगा। तभी यदि ये आरोप आपको सिद्ध हो चुका है तभी आप कन्विक्ट हो पाओगे। इसका कहने का मतलब ये है, मीन्स यदि ऐसा नहीं है कि आज कोई आपने काम किया और कल जाके ये काम क्या हो गया, ये क्राइम बन गया और बाद में इसको मतलब इस कार्य की सजा बाद में दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आज की डेट में ये कार्य क्राइम है लॉ के अनुसार और आपने आज ही किया है तो ये आपका क्राइम माना जाएगा। अगर बाद में किसी कानून के खिलाफ मतलब कानून को बनाकर इस कार्य को यदि आपने क्राइम घोषित कर दिया, लेकिन तो आप उस क्राइम को आरोपी नहीं माने जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे वो जो कार्य था वो क्राइम नहीं था। तो इसलिए ये आर्टिकल 20 यही बात कहता है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 20 यही कहता है। चलो आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 21 ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसमें क्या है, ये बैकबोन, इसको एक और नाम से जानते हैं, बैकबोन ऑफ दी पार्ट 3 एंड 4। जो पार्ट 3 है वो तो आपको मैंने बता ही दिया, ये फंडामेंटल राइट्स है, और जो पार्ट 4 है वो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो आर्टिकल 20 है ये क्या कौन सा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ये वाला जो आर्टिकल है वो सबसे मोस्ट इवॉल्व आर्टिकल है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे इन्फ्रेंस राइट निकाल सकते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट हो गया, राइट टू शेल्टर हो गया, और राइट टू करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो दोस्तों ये बहुत सारे जो हम इन्फ्रेंस राइट्स निकाल सकते हैं आर्टिकल 21 से। सो आर्टिकल 21 इज द बैकबोन ऑफ द पार्ट 3 एंड 4। इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये सब इन्फ्रेंस निकाले गए हैं। ठीक है, सो इसलिए आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल जो 21 है ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा था। ठीक है, जो आर्टिकल 21A क्या कहता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट को प्रोवाइड करनी है। आर्टिकल 21A ये कहता है, और ये हमने क्या किया, ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल जो 22 है जो ये कहता है, ये एक्चुअली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है
किसके खिलाफ? अरेस्ट के और डिटेंशन के, गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ ये संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि बिना कारण के ऐसे कोई किसी को डिटेन नहीं कर सकता। उसके लिए वो जो क्राइम है वो सिद्ध होना चाहिए, और यही कारण है कि ये प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है। ठीक है, आर्टिकल 23 ये राइट टू एक्सप्लॉइटेशन है जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। मतलब मानव तस्करी और बेगार इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध है। मतलब ये इसको प्रोहिबिट करता है, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग को और बेगार को ऐसे उसको मतलब प्रोहिबिट करता है। तो यही आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 कहता है कि एज ऑफ मतलब बिलो 14 साल के बच्चे को हजार्डस जो माइंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें काम नहीं करना। यदि ऐसा पाया गया कोई भी बच्चा या किसी फैक्ट्री में, माइंस में, हजार्डस पर प्लेस पे पाया जाता है तो वह क्राइम होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ये राइट टू एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है। अगर बात की जाए, अब फिर आते हैं राइट टू रिलीजन। ये दोस्तों ये आते हैं आर्टिकल 25 to 28। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ए रिलीजन ऑफ इट्स चॉइस। मतलब कोई भी बंदा वो अपनी मर्जी का कोई रिलीजन, अब कोई भी मतलब उसको प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक, वो उसके लिए कोई मतलब मना नहीं है। ठीक है, और दोस्तों ये है आर्टिकल 29 जो कि प्रोटेक्शन। ये आर्टिकल 29 और 30 ये मतलब माइनॉरिटी के लिए अधिकार है, माइनॉरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? जो प्रोटेक्शन है कि जो माइनॉरिटी है वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को उन्हें कंजर्व करने का अधिकार है। तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा उसको संरक्षित करने का माइनॉरिटीज को अधिकार है। ठीक है, और ये माइनॉरिटीज जो है इनको राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। मीन्स क्या है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक कैसे हैं? जो धर्म और भाषा के आधार पर, यानी जो रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटीज हैं, उन्हें क्या है कि एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रसारण का अधिकार है। ठीक है, ये तो हो गया आर्टिकल 30। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों। एक्चुअली ये बहुत लंबा पड़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और इन सबको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसलिए एक एक आर्टिकल हमको टिप्स पे होना चाहिए यदि हम वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो आर्टिकल 32 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है? ये एक्चुअली एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली कि रिट्स इशू करे यदि FIR वायलेट होता है। मान लिया, इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स है, आपको यदि आपका फंडामेंटल राइट्स किसी के द्वारा वायलेट किया गया तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह का जो राइट मतलब इसी तरह की रिट्स की पावर होती है हाई कोर्ट के पास, वो आर्टिकल 226 में होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मतलब सारे आर्टिकल एक्चुअली हम डिस्कस कर लिए हैं, काफ़ी लंबा भी हो चुका है। तो ये है फंडामेंटल राइट्स जो हमने देख लिए हैं। तो चलो आज के सेशन को समाप्त करते हैं और आगे भी हम इसी तरह इसको और डीप में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।